हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नेविगेट इंस्टीट्यूट। मैं ऋषभ गुप्ता, अ मास्टर्स ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंस है ही है, प्लस साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए बात करते हैं उस सब्जेक्ट की। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पे 72% पानी है? आपकी बॉडी में 72% से ज्यादा क्या है? पानी है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये पानी और लिक्विड से रिलेट कर रहा है। तो बात करते हैं ऐसे ही एक सब्जेक्ट की जिसका नाम है क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ना सिर्फ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बट ऑल्सो आपकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। आगे तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट क्यों है, इसे क्यों पढ़ा जाता है, और इसके हर एक एलिमेंट में आपको मैं पूछूंगा कि क्यों है, और उसका जवाब भी आपको मैं ही दूंगा कि वो है तो वो क्यों है। समझते हैं इस सब्जेक्ट के नाम से कि ये सब्जेक्ट है क्या आखिर में। मैकेनिक्स, आप देख रहे हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो कि मैकेने से निकला हुआ है। कहां से निकला हुआ है? मैकेने से। ऐसी क्या बात हो गई कि जो ग्रीक में उस टाइम पे लोगों को मैकेने वर्ड के बारे में समझना पड़ा या मैकेने वर्ड का नाम इन्वेंशन करना पड़ा? तो देखो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब अपने जो पूर्वज थे, जो बहुत सालों पहले जिया करते थे, ठीक है, अभी तो वो मर गए, ठीक है, बट वो जो अपने पूर्वज थे उस टाइम पे उन्हें एक बात समझ में आई कि यार इस दुनिया में फोर्स नामक कोई चीज है, बल नामक कोई चीज है, जो किसी बॉडी पे लगता है तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। अब उन इफेक्ट्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो हम हमारे आने वाली जनरेशनों को कुछ दे पाएंगे, कुछ समझा पाएंगे। तो उन्होंने उस टाइम पे इस वर्ड को इन्वेंट किया था, लेकिन हम उनसे ज्यादा तेज है। हम उनसे क्या है? ज्यादा तेज है। तो हमने इसे मैकेनिक को कर दिया क्या? इंग्लिश डिक्शनरी में लाने के बाद हमने इसे कर दिया मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका मतलब होता है मैकेनिक्स। मतलब कि हम बल, उसके प्रभाव और उससे होने वाली चीजों के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? मैकेनिक्स में। अच्छा, अब यदि मैकेनिक्स है तो ऐसी क्या बात हो गई जो हमें इसके आगे फ्लूइड लगाना पड़ा? और ये फ्लूइड होता क्या है? इस ससुरा फ्लूइड होता क्या है? हमें तो ये समझना पड़ेगा ना कि फ्लूइड क्या है। उससे पहले आप ये समझिए कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में 3 टाइप के मैटर होते हैं। कितने टाइप के मैटर होते हैं? 3 टाइप के मैटर। क्या नाम है उनका? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या नाम है उनका? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें एक प्लाज्मा करके भी ऐड हुआ है, जो भी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए था। तो अभी हम समझेंगे सिर्फ क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, सॉलिड क्या होते हैं? ये वो चीजें होती हैं जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। जिनके पास हार्ड होती है जो चीज है, जैसे कि टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, ये जो हार्ड चीज है इन्हें हम बोलते हैं सॉलिड। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, ठीक है। तो सॉलिड जो हुआ, अभी मैं यहां लिखता हूं जैसे सॉलिड, यहां लिखता हूं मैं लिक्विड और यहां लिखता हूं मैं गैस। सॉलिड क्या हुआ है? सॉलिड वो पदार्थ हुए जो ठोस होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड ठोस नहीं होते क्या? तो गैस ठोस नहीं होती क्या? समझना पड़ेगा साहब, होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हम बताएंगे, ये हम समझाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड की। तो आप यदि इसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, या थोड़ा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बताऊं मैं, तो सॉलिड में होते हैं इंटरमॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिनके बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये एक सॉलिड है, इसके अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि बहुत ज्यादा है। जो कि क्या है? बहुत ज्यादा है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। जब ये फोर्स ज्यादा है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, तो सॉलिड एक बार जो शेप गेन कर लेता है वो उसी में रहता है। सॉलिड एक बार जो शेप गेन कर लेता है वो उसी में रहता है। अब बात करते हैं लिक्विड की। ये सपोज लिक्विड है, अब इसके बीच में भी मॉलिक्यूल्स तो सभी में है ना, बिना मॉलिक्यूल्स के तो कोई चीज बन ही नहीं सकती, तो मॉलिक्यूल सब में है। अब इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड के कंपेयर में क्या है? बहुत कम। सॉलिड के कंपेयर में क्या है? बहुत कम है। तो जब मैं लिक्विड को किसी भी जार में डालता हूं
जब मैं लिक्विड को किसी भी जार में डालता हूं, सपोज मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है उसे समझ लीजिएगा, जब मैंने ये लिक्विड को इस जार में डाला तो इस लिक्विड ने क्या किया, इस जार का शेप ले लिया, इस जार का क्या ले लिया, शेप ले लिया। अब बात करते हैं गैस की। गैस के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के अंदर भी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना वो क्या है, लिक्विड से भी कम है। तो सॉलिड से क्या हो जाएगा, बहुत कम, सॉलिड के कंपेयर में तो बहुत ही कम हो गया। इसीलिए आप एक बात नोटिस करेंगे, सपोजिंगली इसकी कैपेसिटी मान लो 10 लीटर थी और मैंने यदि इसमें 5 लीटर पानी डाला, कितनी कैपेसिटी थी, 10 लीटर, मैंने पानी कितना डाला, 5 लीटर, तो ये आधा फिल हुआ, आधा ये क्या रह गया, खाली रह गया। लेकिन अब बात करते हैं गैस की, सेम टाइप का एक कुछ अपन ने ले लिया, अब इसकी कैपेसिटी भी कितनी है, 10 लीटर, और इसमें मैंने सिर्फ 2 लीटर वॉल्यूम की गैस डाली, कितनी डाली, 2 लीटर वॉल्यूम की गैस डाली। तुम बता सकते हो इसका जो टॉप है वहां तक गैस फैल जाएगी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी दूर फैल जाएंगे। ऐसा क्यों, सवाल उठता है, ऐसा क्यों, आपने पूछना चाहिए अपने आप से, अपने टीचरों से, सबसे, कि ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है। इंजीनियरिंग में हर क्यों का जवाब है, बस चाहिए तो क्यों पूछने वाला और क्यों का जवाब देने वाला। देखिए मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों है। इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इसे इतना टाइटली बाइंड करके रखता है, इतना टाइटली होल्ड करके रखता है कि ये अपना शेप चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है, या तो टूट जाएगा लेकिन शेप चेंज नहीं कर पाएगा। इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना नहीं होता है जितना सॉलिड में होता है, इसलिए किसी भी शेप में चले जाता है। लेकिन इसके पास भी है, ये किसी भी शेप में चले जाता है, उसका आकार ले लेता है, लेकिन उतना ही ले पाता है जितना कि इसके अंदर मास है, जितना कि इसके अंदर क्वांटिटी है। लेकिन गैस, ये तो एकदम छोटा आदमी है साहब, इसको कोई मतलब नहीं, इसको आप कोई भी कंटेनर साइज दो, ये अपना वॉल्यूम उतना कर लेगा, ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उस ग्लास को आधा भरा हुआ है, उसमें आधा पानी है, अब आपने उसे फर्श पे ढोला, क्या किया, फर्श पे ढोला, पानी क्या करेगा, पानी फर्श पे गिरेगा और फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो वो लिक्विड है, वो क्या गिरा, फर्श पे गिरा, फ्लो होने लग गया। अच्छा, उसमें यदि आप गैस लेते हो तो आपने गैस को लिया, गैस को टिल्ट किया, गैस भी क्या करेगी, फ्लो होगी और नीचे जाके बह जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं सॉलिड की। यदि आपने सॉलिड लिया और सॉलिड को थ्रो किया, ठीक है, सॉलिड को गिरा दिया आपने, तो सॉलिड क्या करेगा, टूट जाएगा। सॉलिड क्या करेगा, टूट जाएगा। तो भैया सॉलिड वो लड़के हैं जो टूट जाएंगे लेकिन बहेंगे नहीं। क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे लेकिन बहेंगे नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो सॉलिड का ये काम होता है, लिक्विड का ये काम होता है, गैस का ये काम होता है। अच्छा, क्या आप एक कॉमन ट्रेड देख पा रहे हो कि जैसा लिक्विड है वैसा ही गैस भी है, जैसा लिक्विड है थोड़ा थोड़ा वैसा ही गैस भी है। देखो ये भी आकार ले रहा है, ये भी आकार ले रहा है, ये तो पूरा ही ले जाता है, ये थोड़ा ले रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है, इसलिए इन्हें हम लोगों ने इन्हें बोला फ्लूइड। अब समझ में आया फ्लूइड इसे क्यों बोलता है और इसे क्यों नहीं बोलते। अच्छा, फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है अ टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइड की जो डेफिनेशन मिलती है किताबों में, वो हमें कहीं ना कहीं ऐसा बताती है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। दिखा दी आपको टेंडेंसी टू फ्लो, यही है टेंडेंसी टू फ्लो, कि भैया उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही उतना नहीं है कि वो उसे बाइंड कर पाए, तो वो क्या करेगी, वो बह जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जिसके पीछे रोकने वाला नहीं है वो क्या करेगा साहब, बह जाएगा। क्या करेगा, बह जाएगा। तो इनके पीछे इनके घर वाले रोकने वाले नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं, बह जाते हैं। इनके पीछे घर वाले रोकने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी लाइन पे चलते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर शेप बना के चलते हैं, ठीक है, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। चलो यहां तक समझ में आया। अब अपन आगे समझते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में और क्या है और क्यों है, ठीक है। सबसे पहले आप जो देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, वो आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये बाढ़ का पानी आया, ठीक है। उसके बाद देखो ये हरिकेन, ये इतनी तेज हवाएं चल रही है, ये बाढ़ में इतना पूरा नुकसान हुआ, ये इतनी तेज हवाएं चल रही है। अब एक और चीज देखो, ये देखो, ये इरिगेशन का वाटर जा रहा है, देख पा रहे हो आप, ये पानी, ये बाढ़ के पानी को अपन ने काय में कन्वर्ट कर दिया,
इरिगेशन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक नॉन यूजफुल पानी को, जिससे तबाही हो रही थी, जिससे लोग मर रहे थे, उसे हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, एक यूजफुल वाटर में, जिसमें क्या हो रहा है देखिए, जिसमें हो रहा है इरिगेशन, जिसमें हो रही है खेती किसानी। ठीक है, उसके बाद देखिए हरिकेन में इतनी हवाएं चल रही थी, देखा था, अभी देखो फिर से देखो इस वीडियो को, हरिकेन में इतनी हवाएं चल रही थी, उसको हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन और विंड मिल और ऐसी चीजें जहां से हम उस एनर्जी से क्या बना पा रहे हैं, एनर्जी बना पा रहे। यही होता है बेटा इंजीनियरिंग, इसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग, कि आपने जो चीज़ आपको नुकसान दे रही थी उसको आपने कन्वर्ट काय में कर दिया, एक यूजफुल प्रोडक्ट में। तो इसे यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो मजाक है क्या, ऐसे ही उठ के कर दोगे क्या? नहीं, इसके लिए आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, इसका बिहेवियर समझना पड़ेगा कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। और इसीलिए इस क्यों का जिस दिन आपको जवाब मिल जाएगा उस दिन आपको इस सब्जेक्ट का दुनिया की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, इंजीनियरिंग समझ में आ जाएगी जिस दिन आपने क्यों का जवाब ढूंढ लिया। ओके, चलो आगे बात करते हैं। एक चीज़ और आपने इसमें नोट करी होगी कि ये जो सारा प्रपंच था कि हमने इससे ये कन्वर्ट किया, उससे वो कन्वर्ट किया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बाढ़ से लोग परेशान होते थे, तेज हवाओं से लोग परेशान होते थे, तो इन्हें समझें और इनसे एनर्जी बनाएं ताकि जो अपने लोगों के लिए यूज में आ सके। तो आपने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमें आवश्यकता थी, हमने आविष्कार कर दिया और आज हम सुखी हैं, आज हमारे यहाँ लाइट है, पंखे हैं, सारी चीजें। ओके, तो चलो अब इसे आगे और बढ़ाते हैं। इस सब्जेक्ट को बहुत ही लो लेवल से बहुत ही इजी लेवल से इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, जिससे कि हर बच्चा इसे समझ पाए, वेदर वो एक इंजीनियरिंग में एंटर किया हुआ स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग क्रॉस किया हुआ स्टूडेंट हो। मेरा इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मोटो ही ये है कि आप सब तक ये सब्जेक्ट की डेप्थ डिलीवर कर पाऊँ। मैं इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इस सब्जेक्ट की डेप्थ डिलीवर करना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट कितना गहरा है और कितना शानदार है, कितना मज़ा है इस सब्जेक्ट में। तो आइए वो मज़ा साथ में लेते हैं। और अब इसे आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब जब हमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना ही है, जब हमने ये तीर ले ही लिया है, तो क्यों ना अब इसे पार निकाल के दिखाएं। तो बात करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है डेंसिटी। जिसका नाम क्या है? डेंसिटी। अच्छा, इसे समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि डेंसिटी वर्ड आया कहां से। डेंसिटी वर्ड आया कहां से? डेंसिटी वर्ड आया है वर्ड डेंस से। तो अब हम समझेंगे कि डेंस क्या होता है। डेंस को हिंदी में बोलते हैं घना या कॉम्पैक्ट। तो अब इसे समझने का हम एक एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाए। आप अपने आप को कंसीडर करिए कि आप एक 5वीं क्लास के बच्चे हैं। समझते हैं 5वीं क्लास का बच्चा कैसे समझेगा। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे 1 2 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या आप बता सकते हैं किसके सिर में कितने बाल हैं या किसका सिर ज्यादा डेंस है? क्या नंबर 1 का या नंबर 2 का या नंबर 3 का? ऑब्वियसली यार, ये तो 5वीं का बच्चा भी बता देगा कि नंबर 3 वाले का जो सिर है वो ज़्यादा डेंस है, उसके पास ज़्यादा बाल हैं। आप कैसे बता पाए कि नंबर 3 वाले के पास ज़्यादा बाल है? क्योंकि आपने बोला कि एक सिर में, इसमें तो टकला है बेचारा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। दूसरा सिर लिया आपने जिसके अंदर कुछ बाल हैं, तीसरा सिर आपको दिख रहा है उसके अंदर बहुत बाल हैं। तो क्या आप एक कॉमन चीज समझ पा रहे हैं कि आपने हेड को, सिर को क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट रखा हुआ है। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि किसमें ज्यादा बाल है, मतलब किसमें ज्यादा मास है, मतलब किसमें ज्यादा कंटेंट है। वही बात को यदि मैं बोर्ड पे लिख दूं तो आप मुझे रोकोगे तो नहीं? क्या बात कर रहा हूं मैं? वही बात को यदि मैं बोर्ड पे लिख दूं तो आप मुझे रोकोगे तो नहीं? यदि मैं बोलूं कि पर यूनिट वॉल्यूम में किसके पास ज्यादा मास है, उसकी क्या रहेगी? ज्यादा डेंसिटी रहेगी। तो डेंसिटी एक तरह से एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अपन ये रिलेट करते हैं कि कौन कितना डेंस है, कितना कंपैक्टेड है, किसके रेस्पेक्ट में? उसकी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। अब सवाल आता है कि यहां वॉल्यूम क्यों लिखा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। ये क्यों का जवाब जो है वो आपको मैं देता हूं कि यहां पे वॉल्यूम ही क्यों लिखा है। बात कर रहे हैं अपन फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड या तो लिक्विड होगा या गैस होगी। ये दोनों चीजें बेटा एक रियल ऑब्जेक्ट्स हैं,
जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, और रियल ऑब्जेक्ट्स 3D होते हैं। तो 3D होने की वजह से आप उसमें एरिया नहीं ले सकते, एरिया एक 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए हो जाता है। लेकिन जब कोई रियल ऑब्जेक्ट होता है वो 3 डायमेंशनल ही होता है, भले उसकी थिकनेस किसी जगह पे कम हो किसी जगह पे ज़्यादा हो, पर वो हमेशा 3 डायमेंशनल ही होता है। और उसके लिए हमें उसकी क्या लेना पड़ती है, वॉल्यूम लेना पड़ती है। तो जब हमें वॉल्यूम लेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में जिसमें जितना ज़्यादा मास आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मास आ जाएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। सेम केस है वही टकले के उसमें, एक सिर में जितने ज्यादा बाल आ जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसके बाल उतने ज्यादा डेंस है। सिमिलरली यहां पे भी हम बात करेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास आ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। तो इसे आप थोड़ा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ ही लेते हैं। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी जरा बताइएगा कमेंट्स करके। वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब, और मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। तो इस तरह से इसकी यूनिट बन के आ गई केजी पर मीटर क्यूब। अब इसे आप दुनिया के किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो साहब, इसे आप ग्राम में लिख लो, इसे आप सेंटीमीटर में लिख लो, किसी में भी लिखना हो उसमें लिख लो, ठीक है। अच्छा, क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको एक कन्वर्जन आता होगा? यदि नहीं आता हो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, 2 मिनट लगेंगे, बता दूंगा। देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, सिंपल सी बात है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये क्यूब है, मतलब कि ये 3 बार मीटर लिखा हुआ है। तो 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 100 क्रॉस 100 क्रॉस 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ये बेसिक सा कन्वर्जन था जो कई बार क्या होता है बच्चों को नहीं पता होता है या वो भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे यहीं बता दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी क्या होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर डेंसिटी हमें अभी भी समझ नहीं आया। और कोई बात नहीं काके, और समझा देंगे, देख लो इधर। अब एक बीकर लिया मैंने, ठीक है, इस बीकर में मैंने डाला, अच्छा इसका वॉल्यूम मैंने बोल दिया है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्या बोल दिया मैंने, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें मैंने डाला क्या, पानी, पानी डाला मैंने इसके फुल लेवल तक, ठीक है। पानी डालने के बाद मुझे पता चला कि पानी का कितना वेट चला गया इसके अंदर, 1000 किलो पानी मेरा इस बीकर के अंदर चला गया। कोई बात नहीं, अब मैंने पानी खाली कर लिया, फिर मैंने इसके अंदर डाला क्या, केरोसिन। और केरोसिन मैंने जब नापा तो मुझे पता चला कि चलो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 810 केजी केरोसिन चला गया। ओके, कोई बात नहीं जी। फिर मैंने इसके अंदर डाला क्या, कुछ भी ले लो, सपोज ले लो मरकरी ले लो। अब वो डाला तो पता चला कि भैया ये तो 13600 केजी चला गया। क्या आप एक कॉमन बात समझ पा रहे हैं कि वॉल्यूम सब में सेम है लेकिन वेट सबका क्या जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। वॉल्यूम सब में सेम है, वेट सबका क्या जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। तो क्या इससे एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, प्यारी सी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। देखो इसको यदि मैं बोलूं, वाटर का यदि मैं करता हूं तो वाटर का कितना हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम। डेंसिटी यदि मैं बोलना चाहूं, वेट कितना है 1000 बाय वॉल्यूम 1, वैल्यू कितनी आई 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अरे हाँ कि ना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब आएगी। किसकी आ गई, ये आ गई वाटर की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, केरोसिन की। केरोसिन का वेट कितना लगा, 810 केजी पर 1 मीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी आ गई, 810 केजी पर मीटर क्यूब आ गई केरोसिन की। थर्ड देखो, मर्क्यूरी कितना निकला, 13600 केजी पर 1 मीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी आ गई, 13600 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी आ गई। अरे देखो भैया देखो, आ गई, ठीक है। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं इन वैल्यूज को देख के कि पानी की डेंसिटी केरोसिन की डेंसिटी से ज्यादा है, पानी की डेंसिटी केरोसिन से ज्यादा है। अरे हाँ कि ना।
और मरकरी की डेंसिटी तो पानी से बहुत ही ज्यादा है। कितनी ज्यादा है भैया? 13,600 है। तो क्या एक तरह से डेंसिटी से क्या मैं ये रिलेट कर सकता हूं कि कौन सा फ्लूइड कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कितना ज्यादा सघन है? तो ये मैं क्यों पता कर रहा हूं, क्यों जरूरत पड़ी इसे ज्ञात करने की? तो इसका एक बेसिक सा उदाहरण लो। आगे इंजीनियरिंग में आपने और पढ़ा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा कि एक पाइप है। अब उसमें से मुझे यदि पानी पास कराना है तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा मोटर का। अरे साफ बात है कि नहीं? फोर्स तो लगाना पड़ेगा मोटर से। और उसी पाइप से यदि मुझे शहद पास करना हुआ या मर्क्यूरी पास करना होगी, तो क्या आप मुझे इसे देख के अनुमान लगा के बता सकते हो कि मरकरी पास करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? अरे हाँ कि ना? तो ये यूज है इस प्रॉपर्टी का। रियल लाइफ का आपको यूज बताया कि रियल लाइफ में ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण है। अभी तक आपने भले देख के लगा दिया होगा। यदि आपको कोई बोलता, आपका रिश्तेदार, कि भैया पानी पास करवाना है और या शहद पास करवाना है, तो आप ही बोलते कि नहीं भैया, शहद पास कराने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो सेम कंसेप्ट आपने रियल लाइफ में ऐसे ही अनुमान लगा के बता दिया था। आज उसका मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया। आप कोई आपसे पूछे तो उसे डेंसिटी निकाल के दे देना कि देखो भैया ये डेंसिटी है, फोर्स लगेगा। कितना लगेगा ये हम आगे समझेंगे। और इस वीडियो को, इस सीरीज को आप आगे देखते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा कि रियल लाइफ में आपको कहां पे क्या करना है और कौन सा कैलकुलेशन जमाना है। ठीक है, चलो इसमें आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ाई करी थी डेंसिटी के बारे में, अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हम ना सिर्फ इसे सिर्फ समझने कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को तैयार कर ले। मेरा मोटो ही ये है कि आपका ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स विथ कंसेप्ट एंड विथ द जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस उसके साथ तैयार हो, ताकि आप इसमें कंप्लीट फील कर पाए। ठीक है, चलो बात करते हैं। पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द रेशो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, द मास एंड वॉल्यूम के रेशो को क्या बोलते हैं? मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इज कॉल्ड डेंसिटी। ये रहा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखो ये व्यापम में आया है बच्चों, व्यापम 2018 में आया। ऐसे सिंपल क्वेश्चन उठा के पूछता है व्यापम। कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डेंसिटी ऑफ गैसेस। क्या पूछा है? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब कि सही नहीं है। जब कोई चीज सही नहीं है तो वो क्या है? वो है गलत। जब वो सही नहीं है तो वो क्या है? वो है गलत। चलो इसे समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ गैसेस। अच्छा एक बात बताइए, ये एक कंटेनर है, ठीक है, थोड़ा कंटेनर को एडजस्ट कर लीजिए। अब इसके अंदर यदि मैंने गैस फिल कर दी, ठीक है, इसके अंदर क्या फिल कर दी? गैस फिल कर दी। अब यदि मैं इस कंटेनर को के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, यदि मैं इस कंटेनर के ऊपर क्या लगाऊंगा? प्रेशर लगाऊंगा इससे, तो क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? क्या ये नीचे चले जाएगा? अरे हाँ कि ना? क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? जब ये कंप्रेस होके इस लेवल तक आ गया तो ये सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहले जो इसके मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, अब वो सब पास पास आ गए। क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अरे हाँ कि ना बच्चों? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा गैस पे तो डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। व्हेन प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस। तो क्या इससे मैं ये बात बोल सकता हूं कि प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी? प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? डेंसिटी। अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की, वो है टेम्परेचर। अब सपोज करना ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब यदि मैंने इसको हिट करना शुरू किया, क्या करना शुरू किया? हिट करना शुरू किया। जैसे ही मैंने इसे हिट करना शुरू किया, आपको क्या लगता है? इसकी पहले कंटेनर की बाउंड्री गर्म होगी, देन उसके बाद इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सब क्या होंगे? गर्म होने लगेंगे। जब गर्म होंगे मतलब कि इन्हें क्या मिलेगी? इन्हें मिलेगी एनर्जी। और जब किसी के पास एनर्जी आती है तो वो क्या करता है? इसे सिंपल से समझिए कि जब आपके जेब में पैसा होगा आप क्या करेंगे? आप घूमेंगे, फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। तो सेम ये मॉलिक्यूल्स भी, ये आवारा लोग हैं। ये कौन से लोग हैं बेटा? आवारा लोग हैं। जब इनको भी एनर्जी मिल गई, मतलब इनको क्या मिल गया? पैसा मिल गया, तो ये भी क्या करेंगे? घूमेंगे, फिरेंगे। तो ये क्या करेंगे? इसकी वॉल्स से टकराएंगे। इसकी वॉल्स से क्या करेंगे?
टकराएंगे, इसकी वॉल से टकराएंगे, मतलब कि यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इसकी वॉल से टकराएंगे। अब यदि मेरे को इसे कंप्रेस करना हो या दबाना हो, मतलब इसका वॉल्यूम सेम वॉल्यूम में यदि मेरे को ज्यादा पार्टिकल्स लाना हो तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, टकराएंगे, और इसे वॉल्यूम चेंज को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, मतलब वॉल्यूम चेंज को रोकेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस। अब वो वॉल्यूम चेंज को रेजिस्ट करेंगे, अब वो रेजिस्टेंस देंगे, अब वो रोकेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इसे समझते हैं। अब देखिए व्हेन विच ऑफ द, तो इनमें से क्या गलत है। अच्छा, तो क्या इससे आपको समझ में आ रहा है, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हाँ कि ना, ये बात सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अच्छा ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी ऑफ गैस क्या कर जाएगी, रेड्यूस कर जाएगी। क्या कर जाएगी, रेड्यूस कर जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही बात है, ये तो सही बात है, हमें तो गलत ढूंढनी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अरे ये तो हमने उसमें ही पढ़ लिया था, ये भी सही बात है भाई। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब यदि मैं मास को कांस्टेंट कर दूं, मास को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। क्या ये वही बात यहां पर लिखी हुई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखो इंजीनियरिंग है, हर चीज को बताने का, लिखने का, जैसे ही तरीका बदलोगे एक नई चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला कि मैं मास को क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैंने बोला कि मैं मास को कर रहा हूं कांस्टेंट, तो डेंसिटी का एक नया फॉर्मूला बन के आ गया, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है, डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अरे क्लियर दिख रहा है भाई कि ये जो बात है वो क्या है, गलत है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जिसका मैंने आपको वेरिएशन भी बता दिया कि टेम्परेचर से कैसा वेरिएशन है और प्रेशर से कैसा वेरिएशन है। होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अब अपन, अच्छा ये क्वेश्चन देखो एसएससी जेई में आया है 2018 में, मतलब रिसेंट का क्वेश्चन है, बस इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जहां पे एसएससी, व्यापम, एमपीपीएससी या आपका स्टेट का एई क्वेश्चंस फ्रेम करता है, क्वेश्चंस बनाता है, और बस आपको उन टॉपिक्स को उस लेवल पे पकड़ना होता है। बस बात होती है, तो जो पकड़ पाया वो निकल पाया, जो पकड़ पाया वो निकल पाया। तो अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न क्रमांक 3। क्या बोला है कि 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हैज मास ऑफ 1300 केजी। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम दे दिया उसने, ठीक है, और मास दे दिया उसने, और पूछा क्या है, फाइंड डेंसिटी। एक तरह से ये सिंपल न्यूमेरिकल है, जो कि पूछा काय में गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया। देखो भैया ध्यान रखो, एमपीपीएससी में पूछा, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। देखो भैया डेंसिटी हम लोग जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है हमें पता है, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना दिया हुआ है, 13,000 केजी, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10 मीटर क्यूब। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या आया, 1300 केजी पर मीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम इन दिस, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, 1300 केजी पर मीटर क्यूब आ गया। अब ये जो भी मटेरियल है हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो भैया एमपीपीएससी ने पूछा है, अब 1300 ढूंढो, 1300, ओह 1300 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अरे तो भैया आप ये भी तो देखो, एमपीपीएससी ने पूछा है, मजाक थोड़ी कर रहा है, यही बना रहा है तुम्हें। ठीक है, चलो अब देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट में। क्या 13 केजी पर मीटर क्यूब सही आंसर है, नहीं। क्या 130 केजी पर मीटर क्यूब सही आंसर है, नहीं। क्या 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सही आंसर है, नहीं पता, क्योंकि यहां पर यूनिट देखो अपना आया है केजी पर मीटर क्यूब, उसने केजी और मीटर क्यूब में यूनिट दी है, लेकिन सॉल्यूशन में उसने ग्राम और सेंटीमीटर में की है। अभी जो मैंने आपको कन्वर्जन करवाया था, चलो कन्वर्जन करते हैं। 1300 केजी, केजी के लिए कितना, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया था 1000, ठीक है, और मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, और ये ग्राम में आ गया। अच्छा चलो 10⁻6 है, तो यहां से 3 से ये 3 कट गया। अब यहां पे कितनी बची है, सिर्फ 3 बची है। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे और आपकी सहूलियत के लिए अच्छे से लिख देता हूं,
1300 बाय 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 1 से ये पॉइंट लग गया, तो क्या बात आ गई, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी। अच्छा, चौथा ऑप्शन भी देख लेते, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या आया है, 1.3। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ऐसे ही घुमाता, कोई ज्यादा हेवी क्वेश्चन नहीं बना के लाएगा, बस आपको वहां पे ये समझना है कि करना क्या है और होना क्या है। चलो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने फ्रेम किया हुआ है कि इस टाइप से क्वेश्चन आने वाली एग्जाम्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन है 10 लीटर ऑफ वाइन। ओहो हो, ये तो वाइन बना दिया, आहा, बात मजा आ जाएगा। ओके, 10 लीटर ऑफ वाइन हुज डेंसिटी इज 1080। ओके, ये थोड़ा गड़बड़ है, मिसप्रिंट है, जो कि केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए। इज मिक्स्ड विद 10 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। आपको मिक्सचर की डेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखिए, बोर्ड पे देखिए, 10 लीटर है, चलो समझते हैं डायग्राम से। तो ये भैया आपकी वाइन हो गई। अच्छा, वाइन, ये तो अल्कोहल दिख रहा है साहब, दारू है तो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसमें 10 लीटर है, ये इसका वॉल्यूम कितना है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। इससे ऐड किया 10 लीटर पानी। तो बताओ मिक्सचर जो बन गया इन दोनों को मिला के, आय हाय हाय हाय, जो मिक्सचर बना, आय हाय हाय, वो कितने डेंसिटी का होगा। अच्छा, यहां पर आपको डेंसिटी, ये दोनों फ्लूइड, ये ध्यान रखना है कि ये दोनों फ्लूइड एक दूसरे में मिसिबल है, मतलब एक दूसरे में घुल जाते हैं कंप्लीटली। आपने प्रैक्टिकल भी देख चुके होंगे, कई बार लाइव देखा होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं, इसीलिए इनकी डेंसिटी का जो आंसर आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा, उसके अंदर इनकी डेंसिटी जो है वो मिक्सचर की डेंसिटी पूछी हुई है इन्होंने। तो ये जो आएगा आपका सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो आइए देखते समझते हैं। भैया 10 लीटर वाइन है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, 1080 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसको मिक्स किया है किसमें, 10 लीटर पानी में। पानी की डेंसिटी उसने आपको नहीं दी है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पानी की डेंसिटी आपको पता होगी, जो कि होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, बाय 10 लीटर प्लस 10 लीटर कितना हो गया, 20 लीटर। सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन से इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आएगा 1040 केजी पर मीटर क्यूब। इट्स वेरी सिंपल, और जो कि ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से आपको देगा, जिसके अंदर आपको सिंपल कुछ नहीं यूज करना है। भैया जब 10 ये मिक्स करेंगे और 10 ये मिक्स करेंगे तो ये तो 20 हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन जो मिक्स बना उसकी डेंसिटी कितनी, सवाल ये पूछना चाह रहा था आपसे, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहां पर आपकी खत्म, डेंसिटी वाला टॉपिक यहां पर होता है खत्म। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जो कि है स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। मार्क माय वर्ड्स, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। मिलते हैं, जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ। कोविड चल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।